दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का भाग 12। इसमें हम रीति मुक्त एवं रीति सिद्ध काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जिनके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को तैयार करना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि घनानंद रीति काव्य के किस काल के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है दोस्तों घनानंद रीति काव्य के रीति मुक्त धारा से संबंधित कवि हैं। देखिए रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य कहा जाता है। आंतरिक अनुभूति, भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं और इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं। इनकी काव्य शैली बड़ी भावनात्मक और मार्मिक है और इस धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। इस धारा के अन्य प्रमुख कवियों में आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव हैं। घनानंद का समस्त काव्य प्रेम के पीर का परम रूप है। कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं तो दोस्तों रीतिकाल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, मतिराम, देव, भिखारीदास और आचार्य कुलपति मिश्र आदि हैं। तो याद रखिएगा घनानंद दोस्तों रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है कि घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो सही उत्तर है रीति मुक्त काव्य धारा, जिसको कि स्वच्छंद काव्य धारा कहा जाए। रीतिकाल की स्वच्छंद काव्य धारा या रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ऑप्शंस देखिए, घनानंद, आलम, बोधा और बिहारी। तो सही उत्तर है बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, न कि रीति मुक्त कवि। घनानंद, आलम, बोधा और द्विजदेव दोस्तों ये रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बोधा, ठाकुर, सेनापति और आलम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है सेनापति रीति मुक्त कवि नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा और केशवदास। तो सही उत्तर है केशवदास। दोस्तों केशवदास रीति मुक्त कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि ये निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? ऑप्शन है आपके कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या घनानंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, घनानंद। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है कि ये निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्तनी हो गई है कि उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले आते थे और भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम चलाकर उन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी इन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? ऑप्शन है आपके घनानंद, चिंतामणि, सेनापति और मतिराम। तो सही उत्तर है घनानंद। देखिए दोस्तों सभी रीतिकालीन कवियों में घनानंद जो हैं स्वच्छंदवादी या रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ये लक्षण ग्रंथकार नहीं हैं बल्कि स्वच्छंद काव्य धारा यानी रीति मुक्त कवि हैं। दोस्तों चिंतामणि, मतिराम और सेनापति ये रीतिबद्ध धारा यानी लक्षण ग्रंथकार कवि हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है घनानंद। दोस्तों, कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, जो एक वेश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नृत्य गायन विद्या में निपुण सुजान वेश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था और घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया है। अगला प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। तो आप जानते हैं घनानंद की कविता में दोस्तों सुजान शब्द का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है। तो उत्तर है दोस्तों, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद हैं। और घनानंद आप जानते हैं स्वच्छंद काव्य धारा या रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इस धारा के सभी गुण इनकी शैली में मिलते हैं, जैसे भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता और स्वच्छंदता आदि। इन्होंने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, जो सीधे हृदय को छूते हैं। दोस्तों, घनानंद को प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है और इनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं में आंतरिक अनुभूति और भावावेग भी हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में लिखी गई हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ब्रज भाषा में। दोस्तों, घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथों में सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार और रस केलिबल्ली तथा कृपा कांड प्रमुख हैं। घनानंद का जन्म 1689 के आसपास हुआ था और 1739 में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं कि ये प्रेम की मस्ती के विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं और शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा चित्रण या प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। और शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा है, जैसे कवि उनके पौने 200 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए थे। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कोकसार किसकी रचना है। तो सही उत्तर है कोकसार दोस्तों घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है कि सुजान सागर के लेखक कौन हैं। तो आप जानते हैं कि सुजान सागर घनानंद की कृति है। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मोरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है। और आप देख सकते हैं कि ये पंक्तियां बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो याद कर लीजिएगा। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मोरे कवित्त बनावत, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। और दोस्तों, घनानंद इसके माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाते हैं। वो कहते हैं कि लोग कवित्त और कविताएं बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे मेरे कवित्त या मेरी पहचान मेरी कविताओं से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अति सूधो स्नेह को मारग, जहाँ नेकु सयापन बाक नाही। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं। तो सही उत्तर है ये पंक्तियाँ घनानंद की हैं और ये लाइनें भी, ये पंक्तियाँ भी बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अति सूधो स्नेह को मारग, जहाँ नेकु सयापन बाक नहीं। दोस्तों, ये पंक्तियाँ रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा के कवि घनानंद द्वारा लिखित हैं। घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि और मीर मुंशी थे। इश्क लता इनकी चर्चित कृति रही और रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार विरह घनानंद के काव्य की पूंजी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अति सूधो स्नेह को मारग है, जहाँ नेकु सयापन बाक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो ये घनानंद द्वारा लिखित पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि देखिए, प्रश्न है कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये पंक्तियां ठाकुर द्वारा रचित हैं। ठाकुर रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और कवि कर्म पर व्यंग कसते हुए इन्होंने कहा है कि सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है, सीख लीनो मीन मृग खंज कमल नयन। अगला प्रश्न है कि इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके घनानंद, मतिराम, सेनापति या ग्वाल। तो सही उत्तर है सेनापति। दोस्तों, आलंबन रूप में चित्रोपम प्रकृति चित्रण, जो कि व्यंग रूप में वातावरण का भी संकेत करता है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम इसका प्रयोग सेनापति ने किया था। इन्होंने इसका वर्णन अपनी कृति कवित्त रत्नाकर में किया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पंक्तियां हैं कि अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? ऑप्शन है आपके रस प्रबोध, अंग दर्पण। रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग दर्पण। दोस्तों देखिए, अंग दर्पण में ये जो पंक्तियां हैं आप देख सकते हैं कि सैयद गुलाम नबी रसलीन द्वारा अंग दर्पण काव्य से उद्धृत हैं और ये रचना नक्सिक वर्णन से संबंधित है। रसलीन इस कृति को ब्रजबानी सीखन रचि घोषित करते हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं माना था, लेकिन सही उत्तर कि अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार, ये अंग दर्पण जो कि सैयद गुलाम नबी रसलीन द्वारा रचित है उसकी पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? तो याद रखिएगा, सेनापति दोस्तों कवित्त रचनाकर के रचनाकार हैं। इसकी रचना ब्रज भाषा में विक्रम संवत 1706 में की गई थी और अभी तक इनकी यही कृति प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति काव्य कल्पद्रुम भी मानी है, पर ये उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग दोनों को ही एक ही ग्रंथ मानते हैं। कवित्त रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार खडऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है और कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रेम का पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावना है, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये पंक्तियां बोधा द्वारा रचित हैं। रीतिकाल के स्वच्छंद काव्य धारा यानी रीत मुक्त कवि के बोधा द्वारा ये पंक्तियां रचित हैं। इनका वास्तविक नाम बुधिसेन है। इनकी प्रेयसी का नाम सुभान था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पंदनी युक्ति से की है। बोधा की रचनाओं में बिरह वारिश और इश्कनामा प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो सही उत्तर है कवित्त रत्नाकर जो है दोस्तों, कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो सही उत्तर है कवित्त रत्नाकर के रचयिता सेनापति हैं। और कवित्त रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये काव्य पंक्तियाँ बोधा की हैं। बोधा की प्रमुख रचना विरह वारिश और इश्कनामा है। दोस्तों आलम ठाकुर और घनानंद भी रीतिकाल के रिक्तिमुक्त काव्य धारा या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है कि बोधा का असली नाम क्या था? तो उत्तर है दोस्तों, बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था और वे पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। खेत सिंह उन्हें प्यार से बोधा कहते थे। उनके 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, बिरही सुभान दंपत्ति विलास इश्कनामा और माधवा नल कामंद कला यानी विरह वारिश। अगला प्रश्न है, सुजान चरित्र के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो सही उत्तर है सुजान चरित्र के रचयिता दोस्तों सूदन हैं। सुजान के नाम से आप घनानंद को न मारिएगा। सुजान चरित्र के रचयिता घनानंद हैं और रीतिकालीन कवि सूदन का सुजान चरित्र वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह, जिनका उपनाम सूरजमल रहा है, उनके युद्धों का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, रीतिकालीन कवि सूदन का सुजान चरित्र वीर रस प्रधान ऐतिहासिक रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ऑप्शन है मतिराम, सेनापति, बिहारी और वृंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सेनापति। दोस्तों सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। इनकी एक ही कृति कवित्त रत्नाकर प्राप्त हुई है। मतिराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में देखिए फूल मंजरी, लक्ष्मण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी हैं। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ सतसई है और सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्त, रीति गुण आदि का विशेष ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं और मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। वृंद कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में 12मासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सतसई हैं।
12 मासा में 12 महीनों का सुंदर वर्णन है। भाव पंचाशिका में श्रृंगार के विविध भावों के अनुसार सरस छंद लिखे गए हैं और इन्होंने सुख सागर तरंग नाम का ग्रंथ पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित किया था। इस आधार पर इनका संवत 1824 तक जीवित रहना सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके कृष्णायन, जगद विनोद, ललित ललाम या रसचंद्रिका। तो सही उत्तर है ललित ललाम। दोस्तों ललित ललाम मतिराम द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है, आपको बताना है। भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम या अंग दर्पण। तो सही उत्तर है दोस्तों अंग दर्पण। देखिए अंग दर्पण रीतिकालीन कवि गुलाम नबी रसलीन द्वारा रचित सिख वर्णन रचना है। हालांकि इसमें भी उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग मिलता है, लेकिन यह पूर्णतः अलंकार विषयक ग्रंथ नहीं है। शेष रचनाएं भाषा भूषण, शिवराज भूषण और ललित ललाम ये सभी अलंकार विषयक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम जेहि रतनार, विजय जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन हैं? तो सही उत्तर है इस दोहे के रचयिता रसलीन हैं। रसलीन, कुछ लोग भ्रमवश इस दोहे को बिहारी का दोहा मान लेते हैं। रसलीन रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1696 में बच्चन सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ था। रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन है। ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान हैं। अन्य कवियों की भांति इन्होंने अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ लिया था और उस युग के प्रसिद्ध बिलग्रामी कवि मुहम्मद उनके बारे में लिखते हैं कि मीर गुलाम नबी हु तो सकल गुणन को धाम, बहुर धर्यो रसलीन निज कविताई को नाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, रसलीन का मूल नाम क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ये बिलग्राम जिला हरदोई के निवासी थे और अंग दर्पण और रस प्रबोध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अंग दर्पण की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार। अगला प्रश्न अब रीति सिद्ध काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा को हमने पढ़ लिया है। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन हैं? ऑप्शन हैं आपके केशव, देव, भूषण या बिहारी। तो सही उत्तर है बिहारी। दोस्तों रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं और रीति सिद्ध उन कवियों को कहा गया है जिनका काव्य शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था, तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े हैं, लेकिन काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान उनको था। रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में बांटा गया है। आप जानते हैं कि रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें चिंतामणि, भिखारी दास, देव, मतिराम और पद्माकर हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ न लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें बिहारी और रसनिधि प्रमुख हैं। और रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने रीतिकाल की परिपाटी को त्याग कर स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना की है, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आप जानते हैं कि बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि जो हैं उनका काव्य शास्त्रीय ज्ञान जो है शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था, लेकिन वे लक्षण ग्रंथों की रचना में उन्होंने नहीं कोई काव्य रचा है, बल्कि रीति सिद्ध से आबद्ध ज्ञान को उन्होंने केवल जो है कविताएं रची हैं, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? ऑप्शन हैं आपके बिहारी लाल, घनानंद, मतिराम या आलम। तो सही उत्तर हो जाएगा मतिराम। दोस्तों मतिराम जो है रीतिबद्ध परंपरा में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो आप जानते हैं बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा से संबंधित कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की थी? ऑप्शन हैं आपके भिखारी दास, ग्वाल कवि, बिहारी और देव। तो सही उत्तर है बिहारी। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या बच्चन सिंह। तो सही उत्तर है बच्चन सिंह। दोस्तों, प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार और आलोचक बच्चन सिंह का कथन है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। इन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में इस कथन को व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है कि एक कथन है, दृग ऊर्झत टूटट कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, ये कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन है बिहारी, तुलसी, जायसी और कबीर। तो सही उत्तर है बिहारी। दृग ऊर्झत टूटट कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही ये दई 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 नई यह रीति, यानी आंखें उलझती हैं, परिवार टूटता है, पर चतुरों के हृदय का प्रेम जुड़ रहा है किंतु दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है, यह कैसा विधान है। ये पंक्तियां बिहारी लाल की हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सन कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु क्यों न नृपतु हवे भोगवे और लहि सुदेशु सब देहु। देखिए, सन कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु क्यों न नृपत हुए भोगवे लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो सही उत्तर है ये ज्योतिष ज्ञान जो है उनका पक्ष प्रकट हुआ है। और दोस्तों, जो उसके विषय में बहुज्ञता को दिखा रहा है, बिहारी के दोहे में नीति, श्रृंगार और भक्ति के पुट मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो सही उत्तर है बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे हैं। दोस्तों, रीतिकाल के प्रमुख रीति सिद्ध कवियों में बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है और अपनी इस एकमात्र कृति से वे हिंदी साहित्य में अमर हो गए। यह मुक्तक काव्य है जिसमें 719 दोहे संकलित हैं, परंतु कहीं कहीं 713 दोहों का भी उल्लेख मिलता है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक अनमोल रत्न माना जाता है। भाषा शिल्प की दृष्टि से बिहारी सतसई ब्रज भाषा काव्य की महान विभूति है और शब्दावली परिमार्जित, चुटीली और हृदयग्राही है। बिहारी शाहजहां के समकालीन थे और राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी का जन्म 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ था। वे जाति के माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था और इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो सही उत्तर है, कहीं कहीं आता है कि बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं और कई जगहों पर आता है कि 713 दोहे। तो इसमें दोनों ही विकल्प दिया गया है, इसलिए किसी एक प्रश्न को सटीक मानना सही नहीं होगा। तो याद रखिएगा, बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे संकलित हैं, लेकिन कहीं कहीं 713 दोहे भी आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो सही उत्तर है बिहारी ने मात्र 700 दोहे लिखे हैं और उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई के द्वारा जो उनको प्रसिद्धि मिली है वो हिंदी साहित्य में दुर्लभतम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहारी की रचना का नाम क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है बिहारी सतसई बिहारी की रचना का नाम है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि थे? तो आप जानते हैं बिहारी रीति काल के कवि हैं और इनका जो शाखा है या इनकी धारा रीति सिद्ध कवियों की है। ये जो है रीति सिद्ध कवि शास्त्रीय ज्ञान से को जानते थे, लेकिन इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो आप जानते हैं बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? तो ये हैं कविवर बिहारी लाल। दोस्तों, बिहारी लाल जो हैं एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं आपको बताना है। 5, 6, 9 या 7। तो सही उत्तर है कवित्त रत्नाकर में कुल 5 अध्याय हैं
कवित रत्नाकर रीतिकालीन कवि सेनापति के द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है जिसमें कुल 5 तरंग या अध्याय हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में यानी सेनापति के बारे में कहा है ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है और काव्य कल्पद्रुम इनका एक अन्य प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इसके रचनाकार रीतिकालीन कवि सेनापति हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और एक तरह से हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के 3 कालखंडों आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को समाप्त कर लिया है। आगे हम आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।